नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर हम बात कर रहे हैं आज डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, इनके पेपर नंबर 3 की और लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जिसका नाम है। और आप सभी को पता है कि भैया इसका जो यूनिट 1 है उसको अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 पर बात करेंगे। हो सकता है कि आप तक नोटिफिकेशन ना पहुँच रही हो वीडियो की, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। उस ग्रुप से आप जैसे ही जुड़ जाएंगे आपको भेज दिया जाएगा वहाँ पर लिंक, वहाँ से आप वीडियो को देख सकेंगे। तो जो भी आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है उसका यूनिट 2 पर हम लोग बात करेंगे। और इस यूनिट 2 में क्या है, आपका 2.1 में आपका क्या है तो कहेंगे मौखिकवाद। क्या है? मौखिकवाद। मौखिकवाद की बात कर रहा है, उसके सिद्धांतों की बात कर रहा है, मौखिकवाद के सिद्धांत की बात कर रहा है और सीमाओं की यहाँ पर बात की जा रही है। जो मौखिकवाद के सिद्धांत क्या हैं और सीमाएं क्या हैं, इस पर यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर अगर हम मौखिकवाद की बात करते हैं तो कहते हैं ओरलिज्म या मौखिकवाद। कहेंगे जो भी हमारे बधिर या हम कह सकते हैं जो भी हमारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चे हैं, इन व्यक्तियों को मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा यानी कि लैंग्वेज और भाषण यानी कि स्पीच को पढ़ाने के माध्यम से संवाद करने के लिए सीखने की एक विधि है। हम यहाँ पर बच्चे को सांकेतिक भाषा और या हम कह सकते हैं संचार के दृश्य रूपी जो माध्यम है उनसे कह सकते हैं मौखिकवाद नहीं कराया जाएगा। मौखिकवाद जो कि है वो कैसे कराया जाएगा, वो बच्चे को संवाद और भाषण के माध्यम से कराया जाएगा, यानी कि भाषा और भाषण के माध्यम से कराया जाएगा। कहेंगे कि इसके अंतर्गत तो कहेंगे बोले जाने वाली भाषा पर जोर दिया जाएगा। जो भी बच्चा, जो भी श्रवण बाधित बच्चा है, इसकी बोले जाने वाली जो भाषा है ना, इसकी जो बोले जाने वाली भाषा है इस पर जोर दिया जाएगा। यानी कि ओरलिज्म बधिर व्यक्तियों को सुनने की, दुनिया के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करने के लिए लक्ष्य के साथ बोले जाने वाली भाषा कौशल, इसके विकास पर जोर दिया जाएगा। यानी कि जो बच्चे चीज़ों को सुन पा रहे हैं तो उनकी जो बोले जाने वाली भाषा है उस पर जोर दिया जाएगा, बजाय उन भाषाओं के जो सांकेतिक भाषाएं हैं या दृश्य रूप से जो चीज़ें हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो। इसमें क्या है, बच्चे के भाषण पर, है ना, बच्चे के भाषण का उपयोग करने पर जोर दिया जाएगा, बच्चे का स्पीच पर जोर दिया जाएगा, भाषण के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। यानी कि बच्चा जिन चीज़ों को होंठ के द्वारा कह सकते हैं कि पढ़ के चीज़ों को व्यक्त कर सकता है, चेहरे के हाव भाव या होठों, है ना, होठों के माध्यम से जो भी चीज़ें हैं उनको व्यक्त कर सकेगा, बोल सकेगा, तो उसका जो है भाषा उपयोग जो है वो बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर जो भी हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं इनके लिए हम लोग सांकेतिक भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। सांकेतिक भाषा है इसका उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि इसकी सीमितता का उपयोग नहीं करेंगे। यानी कि ओरलिज्म में या मौखिकवाद में बच्चे की लैंग्वेज को हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोत्साहन है उसको देंगे, जो बच्चे की भाषा है उसको प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ पर साइन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करवाएंगे बच्चे का। सांकेतिक भाषा को हम लोग जो भी सीमितता है वो दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोलने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें बोले जाने वाली भाषा जो है उसके कौशल में श्रवण, समाज एकीकरण और बाधा के रूप में देखा जाता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बच्चे में हस्तक्षेप करेंगे, है ना। बच्चे में हस्तक्षेप कैसा? प्रारंभिक हस्तक्षेप, है ना। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप में जो बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं इनको हम जल्दी से पहचानेंगे, इनके भाषा और भाषण विकास में जो देरी है उनके लक्ष्य को पहचानेंगे और इनका प्रारंभिक हस्तक्षेप करेंगे। बच्चे को मुख्य धारा में
मुख्य धारा में शिक्षा देने के लिए कहेंगे, यानी कि जो भी हमारा ओरलिज्म है यहाँ पर व्यक्तियों को मुख्य धारा में शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और जो भी हमारे श्रवणवादी साथी हैं जिससे कि प्रभावी ढंग से सीखने में इनको कह सकेंगे कि इनको बेहतर बनाया जा सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे बधिर व्यक्ति हैं इनको पढ़ाने के लिए मौखिकता या हम कह सकते हैं मौखिकवाद, इसका दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, क्योंकि संचार के अन्य रूपों की कीमत पर बोली जाने वाली भाषा जो है वो बहुत ही बेहतर है। भाई संचार के और अगर रूप बच्चे को सिखाए जाएं, उससे अगर हम बच्चे को भाषा जो बोली जाने वाली भाषा है अगर उसी को सिखा दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी, और बच्चे को पूरी तरह से उसकी संस्कृति और जो समाज है उसमें सम्मान भी मिल सकेगा। खास करके ओरलिज्म में अगर देखने को मिलता है जो सुनाई देने वाली भाषा है उनके पास सीमितता दिखाई देती है और भाषण में कठिनाइयाँ भी देखने को मिलती हैं। तो आपका ये जो ओरलिज्म है ये आपका सीमित चीज़ों को दिखाता है, सूचनाओं की जो पहुंच है उसको बेहतर करता है, जो भी बच्चे की भाषा और भाषाई पहचान है उसको बेहतर करता है, और शिक्षा जो बच्चों को दी जा रही है, दिव्यांग बच्चों को, बौद्धिक अक्षम बच्चों को दी जा रही है, इनके शैक्षिक और सामाजिक विकास को पर्याप्त समर्थन देता है। इसी प्रकार से आपका यूनिट 2.2 क्या कहेगा? यूनिट 2.2 कहता है शैक्षिक द्विभाषावाद। शैक्षिक द्विभाषावाद, इसके सिद्धांत और सीमाओं की बात होगी तो कहेंगे शैक्षिक द्विभाषावाद, जिसे द्विभाषी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, शिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य दो भाषाओं में छात्रों की प्रवीणता का विकास करना। यानी कि भाषा कितनी देनी है बच्चे को? दो भाषाओं में छात्रों की प्रवीणता का विकास करना शैक्षिक द्विभाषा के अंतर्गत आता है। आमतौर पर समाज की बहुत भाषा एक दूसरी भाषा के रूप में देखी जाती है, और कह सकेंगे कि जैसे जैसे हमारी विरासत भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना, इनमें हमें हमारा महत्व बढ़ता है तो हम शैक्षिक द्विभाषा का प्रयोग भी करते हैं। व्यक्ति या बौद्धिक अक्षम बच्चे को हम द्विभाषा के रूप में भी द्विभाषाओं को सिखाते हैं, दो भाषाओं को सिखाते हैं। ऐसे ही दो भाषा साक्षरता में बच्चे का विकास किया जाएगा। द्विसाक्षरता में या दो भाषा साक्षरता में बच्चे का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। साक्षरता है ना, इसमें बच्चे का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। यानी कि हम कह सकेंगे दो भाषाओं में प्रवीणता दिलाई जाएगी, भाषा में प्रभावी ढंग से पढ़ने, लिखने, संवाद करने, है ना, इसकी क्षमता जो है वो शामिल होगी। बच्चे को दो भाषाएं, हो सकता है बच्चे को मौखिक भाषा सिखाई जा रही हो, सांकेतिक भाषा भी सिखाई जा रही हो, तो यानी कि उन बच्चे को उन चीज़ों को बच्चा व्यक्त कर सके, संवाद कर सके, पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वो विकसित हो सके। ऐसे ही जो भाषा है और जो सांस्कृतिक है, भाषा और संस्कृति, इसमें सम्मान मिल सके बच्चे को। यानी कि जब बच्चे को द्विभाषा सिखाई जाएगी तब क्या होगा? बच्चे को भाषाई और संस्कृति विविधता का सम्मान मिल सकेगा, और सभी भाषाएं जो हैं संस्कृति मूल्यांकन और अध्ययन के योग्य बनाई जाएंगी। ऐसे ही छात्रों की सक्रिय भागीदारी, जहाँ पर बच्चा पीछे रह रहा होगा, हम बच्चे को क्या करेंगे? द्विभाषावाद में हम बच्चे को क्या करेंगे? जो भी प्रतिक्रिया और अवसर होंगे वो देंगे, और भाषा के विकास पर एक सक्रिय भागीदारी शामिल करेंगे। हम कह सकेंगे भाषा में सामग्री का एकीकरण, है ना, भाषा में सामग्री का एकीकरण। तो भाषा में सामग्री का एकीकरण, द्विभाषावाद में सामग्री के साथ भाषा सीखने को एकीकृत करते हैं, और जो भी छात्रों की एकेडमिक विषय हैं, अकादमिक ज़रूरतें हैं, उनकी श्रृंखला के बारे में जानते हैं, और सीखने के दौरान बच्चे में कितनी प्रवीणता विकसित हुई है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, कितनी अनुमति मिली है, कितनी प्रवीणता विकसित हुई है। ऐसे ही सहायक शिक्षकों के द्वारा से जो भी सामग्रियां हैं उनका उपयोग द्विभाषावाद में हम क्या करेंगे? जो भी सहायक शिक्षण सामग्रियां हैं उनका भी बीच में बच्चे को सहयोग देंगे, जिससे कि बच्चे का विकास बेहतर हो सके और बच्चे को समर्थन मिल सके। द्विभाषावाद के लाभ क्या होंगे? द्विभाषावाद के आखिरकार दो भाषाएं दी जाएंगी, बच्चे को सिखाई जाएंगी, तो उसके लाभ क्या होंगे?
इससे बच्चे में संज्ञानात्मक, शैक्षिक, सामाजिक जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो पाएंगी। बच्चा 2 भाषाओं में कुशल हो पाएगा और आवश्यकता पड़ने पर बच्चा कौशलों को और संसाधनों को द्विभाषा में यानी कि 2 भाषाओं में बेहतर कर सकेगा। बेहतर शैक्षिक उपलब्धि बच्चे को मिलेगी, जहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चा बहुसंख्यक भाषा में या 2 भाषाओं में बेहतर हो पाएगा, शैक्षिक उपलब्धि मिल पाएगी और भाषा में प्रवीणता विकसित होने वाले छात्र अकादमिक सामग्री, पहुंच, महत्वपूर्ण सोच, समस्या, है ना, इसमें बच्चे सक्षम हो पाएंगे। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा। संज्ञानात्मक विकास को जोड़ा जा सकेगा इसमें स्मृति, ध्यान, है ना, और जो भी कार्य प्रणालियाँ हैं और जो भी एकेडमिक और सामाजिक विकास है बच्चे का सकारात्मक हो सकेगा, सकारात्मक प्रभाव मिल सकेगा। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में भी सम्मान मिलेगा, यानी कि जो भी संस्कृति है या भाषा है इसको भी बेहतर किया जा सकेगा। जो भी संस्कृति विविधता है इसमें सम्मान मिल सकेगा। और जो सामाजिक, जो कह सकते हैं कि समावेशिता है बच्चे की, क्योंकि बिना भेदभाव के बच्चे को हमें बेहतर बनाना है, तो जो भेदभाव है उसको भी दूर किया जा सकेगा। और बच्चे का क्या भावात्मक विकास, है ना, बच्चे का क्या भावात्मक विकास किया जा सकेगा। बच्चे की भावनाओं का विकास, जहाँ पर सामाजिक और भावात्मक विकास को जोड़ा जाएगा। बच्चा सहानुभूति, संस्कृति, संवेदनशीलता और आत्मसम्मान शामिल होगा, जहाँ पर बच्चे के रिश्ते जो भी होंगे, है ना, उसमें समग्र लाभ मिल सकेगा और बच्चा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकेगा। कह सकते हैं कि लाभों में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का भाषाई विकास, बच्चे का सांस्कृतिक विकास और बच्चे के लिए वैश्विक समाज को बेहतर रूप से तैयार किया जाएगा, जिससे बच्चे का सामाजिक और भावात्मक विकास हो सके। द्विभाषावाद में सभी छात्रों को शैक्षिक और सामाजिक सफलता का समर्थन मिल सकेगा, इसमें मदद मिल सकेगी और समावेशी न्यायसंगत समाज को बढ़ावा मिल सकेगा। तो ये आपका द्विभाषावाद के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चे के लिए सीमित उपलब्धता मिलेगी, सीमित संसाधन बच्चे को मिलेंगे, है ना, बच्चे को माता पिता का भी समर्थन मिलेगा और कह सकते हैं कि दूसरी भाषा में भी सीमित प्रवीण बच्चा हो पाएगा। एक भाषा के साथ में जो दूसरी भाषा उसको सिखाई जा रही है उसमें भी सीमितता दिखा सकेगा, उसमें भी प्रवीण हो सकेगा बच्चा। और संस्कृति और संवेदनशीलता को बच्चे की बढ़ाया जा सकेगा, सीमित प्रभावशीलता को भी बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, आपका यूनिट आता है यूनिट 2.3 और यूनिट 2.3 में क्या कहता है, टोटल कम्युनिकेशन। क्या कहता है, टोटल कम्युनिकेशन। टोटल कम्युनिकेशन क्या है, इसके सिद्धांत और सीमाएं क्या हैं। तो कहेंगे टोटल कम्युनिकेशन यानी कि कुल संचार। संचार का मतलब है, संचार है अगर तो भाषा भी विकसित होगी और कह सकेंगे कि जो संचार के दृष्टिकोण है उसको भी अपनाया जाएगा, जो समझ है उसको बढ़ावा मिलेगा, भाषा विकास को बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए जो संचार है उसको कई तरीक़ों से जोड़ दिया जा सकेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि संचार के तरीक़ों का उपयोग करना, जो भी कह सकेंगे कि सभी संचार के तरीक़ों का उपयोग किया जाएगा, चाहे वो भाषण हो, सांकेतिक भाषा हो, लिखित भाषा हो, इशारे हैं, चेहरे हैं का हाव भाव हो, इस सभी चीज़ों का उपयोग किया जाएगा। एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय संचार आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं हैं। दृष्टिकोण का उद्देश्य संचार के लिए सभी विकल्प को प्रोत्साहित करके और बच्चे के लिए जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। इसमें भैया दृश्य सहायता का भी उपयोग किया जाएगा, है ना, इसमें क्या दृश्य सहायता का भी उपयोग किया जा सकेगा। अक्सर जो भाषा विकास है इसकी समझ को बढ़ाया जाएगा, समर्थन को बढ़ावा मिलेगा। चित्र और ग्राफिक्स जैसे दृश्य सहायता इसमें शामिल की जा सकेगी। इसमें पेशेवर जो भी पेशेवर होंगे वो परिवार के साथ में सहयोग को उत्पन्न कर सकेंगे। यानी कि जो भी हमारा टोटल कम्युनिकेशन है, कुल कम्युनिकेशन है, इसमें संचार का विकास समर्थन हो सकेगा। पेशेवर और परिवार के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध बनेगा, पहचाना जा सकेगा इसको। और जो भी हमारे पेशेवर हैं वो
जो भी परिवार के साथ में संचार और योजनाओं को विकसित कर पाएंगे, इसका प्रोत्साहन कर पाएंगे। ऐसे ही भाषा की संस्कृति का विकास हो सकेगा, इसको पहचाना जा सकेगा। हम कह सकते हैं कि जो भी संस्कृति है इसको पहचानना, संस्कृति विविधता को जानना, सम्मान को बढ़ावा देना, है ना, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और समावेशिता को बढ़ावा देना। तो ये आपका टोटल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, जहाँ पर बच्चे की पहुँच बढ़ेगी, बच्चे को समावेशिता दिखेगी, मिलेगी, है ना, सम्मान मिलेगा बच्चे को, सांस्कृतिक विविधताएं मिलेंगी, है ना, और बच्चे को विविध संचार आवश्यकताओं के माध्यम से समावेशी वातावरण मिलेगा। बच्चे की जो शिक्षा है उसको बेहतर किया जा सकेगा, जो भी अकादमिक प्रदर्शन है उनको बेहतर किया जा सकेगा, बच्चे को सहयोग मिल सकेगा, जिससे कि बच्चा पेशेवरों के साथ में बेहतर प्रोत्साहन मिल सके उनको परिवार और पेशेवरों से। और कह सकते हैं कि जो भी व्यक्तित्व है बच्चे का, उसमें संचार की जो योजनाएं हैं इनको आवश्यकता पूर्वक इनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस प्रकार से आपका टोटल कम्युनिकेशन आपका कहलाएगा। इसमें सभी संचार की भाषाएं जो है उनका उपयोग किया जाएगा, जिससे कि संचार का विकास, जो बच्चे में संचार का विकास है वो हो सके और बच्चे को लाभ मिल सके। इसके लिए प्रभावशीलता, पहुंच, है ना, सीमाओं को संबोधित करना, पेशेवर और जो भी निर्माता हैं इनका समुदाय को एक ठोस प्रयास की आवश्यकता दिलाना, व्यक्तियों के लिए सुलभ समावेशी संस्कृति का विकास करना, संवेदनशीलता का विकास करना। तो ये आपका 2.3 के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मौखिकवाद के नए रुझान की कि आखिरकार मौखिकवाद का नया रुझान क्या है। मौखिकवाद का 2.4 में मौखिकवाद का नया रुझान क्या है, मौखिकवाद का नया रुझान, नया ट्रेंड क्या है या नया रुझान क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसके अंतर्गत आपका AVA यानी कि ऑडियोट्री, AUDITORY, ऑडियोट्री वर्बल अप्रोच, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच यानी कि श्रवण मौखिकवाद दृष्टिकोण। इसमें मौखिकवाद का एक रूप देखा गया, क्योंकि जो भी आपका ऑडिटरी वर्बल अप्रोच होगा यह आपका श्रवण मौखिकवाद दृष्टिकोण है, AVA। ये भी एक आपका मौखिकवाद का रूप होगा, जो प्रवर्धन उपकरणों के उपयोग के माध्यम से श्रवण कौशल और बोले जाने वाली भाषा के विकास पर जोर देता है, जैसे कि श्रवण यंत्र, कॉन्क्लियर प्रत्यारोपण, चिकित्सा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके मौखिकवाद के अंतर्गत आती है। श्रवण यंत्र का उपयोग किया गया, कॉन्क्लियर इम्प्लांट किया गया, कॉन्क्लियर नया बच्चे में लगाया गया जिससे कि बच्चा सुनने लगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके श्रवण मौखिकवाद के अंतर्गत आती हैं। इसका लक्ष्य जो भी श्रवण हानि वाले बच्चे हैं, इनमें जो बोली जाने वाली भाषा है, क्षमता है, इसको विकसित किया जा सके और सभी साथियों के, सामान्य बच्चों के बराबर बच्चों को किया जा सके। इसमें लिप रीडिंग, बच्चे को दृश्य संकेत दिखाना, बच्चे को श्रवण संकेतों के माध्यम से चीज़ों को सुनाना और बच्चे का कॉन्क्लियर इम्प्लांट करना, बच्चे का भाषा और भाषण को विकसित करना, लैंग्वेज को विकसित करना और कह सकते हैं स्पीच को विकसित करना, ये आपका देखने को मिलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, बच्चे में हम जो भी ये दृष्टिकोण जब अपनाया जाएगा तो बच्चे में हम प्रारंभिक हस्तक्षेप करेंगे, प्रारंभिक हस्तक्षेप करेंगे, प्रारंभिक हस्तक्षेप करेंगे। प्रारंभिक हस्तक्षेप में क्या होगा, जो भी हमारा AVA होगा यानी कि ऑडियोटरी वर्बल अप्रोच होगा, इसमें सुनवाई हानि और हस्तक्षेप की प्रारंभिक पहचान के महत्व पर जोर दिया जाएगा। जो भी चिकित्सा होगी आमतौर पर 6 महीने की उम्र से पहले शुरू हो जाएगी, यानी कि बच्चे की जब जन्म होगा तो 6 महीने की उम्र से पहले ही इस चिकित्सा को शुरू कर दिया जाएगा बच्चे की प्रारंभिक हस्तक्षेप
किया जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक पहचान बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में ही हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो प्रारंभिक पहचान की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी, जिससे कि बच्चे में प्रारंभिक हस्तक्षेप हो सके। जो भी बच्चे का श्रवण है उस पर फोकस किया जाएगा कि कितना भैया श्रवण हानि बच्चे को है, यानी कि बच्चा किन ध्वनियों को सुन पा रहा है। श्रवण यंत्र और कॉन्क्लेयर इम्प्लांट जैसे प्रत्यावर्धन उपकरणों का उपयोग कैसे कर पा रहा है ना। तो इनका श्रवण चीज़ों की जितना बच्चे को सुनाई दे रहा है इस पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए गहन चिकित्सा की जाएगी, है ना। इसके लिए क्या किया जाएगा, गहन चिकित्सा का उपयोग किया जाएगा, यानी कि बच्चे को एवीए थेरेपी भी दी जा सकती है, जिसमें जो सत्र होते हैं उनको जो 30 से 60 मिनट का सत्र होता है एवीए थेरेपी का, वो बच्चे को दिया जा सकेगा। माता पिता की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होगी और उच्च स्तर यहाँ पर शामिल होगा। थेरेपी सत्रों में सुनने, खेल, भाषा अभ्यास, कह सकते हैं भाषण, है ना, इन गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। बोले जाने वाली भाषा जो भी होगी वो सांकेतिक भाषा और संचार भाषा, इसके रूपों पर इनके रूपों में भरोसा दिया जाएगा। और जो भी भाषा कौशल है उसको कह सकते हैं कि केंद्रित करके, उन चीज़ों को केंद्रित करके बेहतर बनाया जाएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। एवीए थेरेपी के द्वारा, एवीए अप्रोच के द्वारा जो भी बच्चा है श्रवण कौशल का उपयोग नहीं कर पा रहा है ना, उन बच्चों को भाषा क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएंगे, जिससे कि बच्चा बेहतर रूप से चीज़ों को सीख सके। हालांकि मौखिक वाद में आपको एकमात्र दृष्टिकोण ऐसा देखने को मिलता है जहां पर हम बच्चे की बोलने की भाषाओं पर जोर देते हैं, बच्चे की भाषा और भाषण पर जोर दिया जाता है, भाषण कौशल पर जोर दिया जाता है, जिससे कि बच्चा सफल हो सके और उसकी लोकप्रियता बच्चे को मिल सके। तो यहाँ पर आपका एवीए अप्रोच था, ये भी समाप्त होता है और मौखिकवाद का नया रुझान जिसको हम लोग बोल रहे थे, है ना, ये भी आपका यहाँ पर 2.4 जो है वो आपका समाप्त होता है। कि आखिरकार मौखिकवाद में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। तो आप लोगों ने पढ़ा कि भैया प्रारंभिक पहचान बच्चे की करेंगे, सुनवाई तकनीक का प्रयोग करेंगे, जो भी श्रवण अक्षमता है बच्चे की उसको विकसित करने की कोशिश करेंगे, सुनने के लिए नए कौशलों का विकास करेंगे, संचार कौशल का विकास करेंगे, भाषा और साक्षरता को बच्चे की आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सांकेतिक भाषा की, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया, साइन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, साइन लैंग्वेज। सभी ने, जो भी हमारे एचआई के स्टूडेंट हैं, है ना, आप लोग अगर डीएड कर रहे हैं तो आप लोगों ने साइन लैंग्वेज ज़रूर सीख ली होगी, है ना। सांकेतिक भाषा, जो भी हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं, इनको एक प्राकृतिक भाषा के रूप में सांकेतिक भाषा को सिखाया जाएगा, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भाषा श्रवण बाधित बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हैं। संकेतों के माध्यम से बच्चे को सिखाया जा सकता है, यानी कि दृश्य स्थानिक भाषा, दृश्य स्थानिक भाषा, इसमें संकेत के माध्यम से यह हम व्यक्त कर सकते हैं कि शरीर और उसके आसपास का स्थान का उपयोग करके संकेत, चेहरे का हाव भाव, हाथ, शरीर की भाषा का उपयोग करके हम लोग जटिल विचारों को और अवधारणाओं को व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि दृश्य स्थानिक भाषा के रूप में इसको जाना जाएगा। बच्चे का व्याकरण और वाक्य विन्यास, यानी कि साइन लैंग्वेज का एक व्याकरण है, क्योंकि साइन लैंग्वेज में ऐसा थोड़ी ना है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे भी बना देंगे। अरे जो चीज़ हमें जैसे बनानी है वैसे ही हम उसको बनाएंगे। तो साइन लैंग्वेज का भी एक व्याकरण है ना, एक अभिविन्यास है। इसमें जो भाषाएं हैं आपकी, जो साइन लैंग्वेज है, इसमें हम शब्द क्रम का भी उपयोग करेंगे और जो भी चेहरे के हाव भाव, शरीर की भाषा है ना, इसका भी अधिक उपयोग करेंगे और तनाव और पहचान को भी हम लोग लागू करेंगे। इसकी प्रणाली को भी हम बेहतर बनाएंगे। क्षेत्रीय विविधता, है ना, क्षेत्रीय विविधता साइन लैंग्वेज में नहीं देखने को मिलती है। अगर आप लोग भैया इंडिया में सीख रहे हो तो इंडियन साइन लैंग्वेज सीखोगे, अमेरिका में सीख रहे हो तो अमेरिकन, लेकिन अमेरिका वाली भी इंडिया में सीख रहे हो तो भी कैसी, अमेरिकन ही तो सीख रहे हो।
यानी कि जो क्षेत्रीय विविधता है ये नहीं देखने को मिलती है। अमेरिकन साइन लैंग्वेज हो आपकी, चाहे इंडियन साइन लैंग्वेज हो, चाहे आपकी कनाडा वाली हो, है ना, सभी साइन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि बच्चे को सिखा सकते हैं। जबकि ब्रिटिश साइन लैंग्वेज जो है इसका उपयोग यूनाइटेड किंगडम में किया जाता है। हर जगह पर अपनी अपनी साइन लैंग्वेज, अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा का उपयोग किया जाता है, साइन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ये कोई सार्वभौमिक नहीं है ना। ऐसे हम कह सकते हैं भाषा को मान्यता दी जाएगी, भाषा को मान्यता दी जाएगी। सांकेतिक भाषा को कई देशों में आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी जाती है और संचार के वैध संसाधन के रूप में जिसे सुरक्षित मान्यता मिलती है। यहाँ पर रोजगार अवसर देना या सुनिश्चित किया जाता है कि किस प्रकार से बच्चे को हम बेहतर सिखा सकते हैं, है ना। सांस्कृतिक पहचान, जो भी सांकेतिक भाषा है, हमारे जो बधिर बच्चे हैं इनके लिए सांस्कृतिक पहचान के लिए एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाएगा। और जो भी बच्चे हैं उनके व्यक्तित्व का विकास करना, सांकेतिक भाषा का विकास करना और सांस्कृतिक गर्व और पहचानने के लिए बच्चे को इनकी भावनाओं का विकास किया जाता है। यानी कि साइन लैंग्वेज में जो भी बधिर समुदाय है, भारतीय संचार है, संस्कृति पहचान है, इनके उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये भाषा आपको देखने को मिलेगी कैसे, तो कहेंगे सर इनको संकेत के माध्यम से, चेहरे के हाव भाव के माध्यम से। जो व्यक्ति नहीं सुन पाते हैं उन व्यक्तियों के लिए इस भाषा का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसको हम सरल तौर पर चीज़ों के वाक्य विन्यास और जो भी अवधारणाएं हैं इनको उपयोग करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं, साइन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से साइन लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर आपकी समाप्त हुई। तो आपका ये जो यूनिट 2 था वो समाप्त हो गया है भैया। और आप सभी से निवेदन है कि भैया अपना परिवार 50 के पूरा करना है। और ये कैसे पूरा करना है आपको पता होगा भैया। 44 के अपने पास हो चुके हैं अपने परिवार में सदस्य, और हमको कितना करना है 50 के। 50 के होने के बाद में आप सभी को मैंने पहले से बता के रखा है, जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं इनके साथ में होगी एक अच्छी सी पार्टी, और पार्टी को दिव्यांग बच्चे करेंगे इन्जॉय, उनके साथ में मैं भी इन्जॉय करूँगा, है ना। तो दिव्यांग बच्चों का ही चैनल है, डीएड स्पेशल एजुकेशन का चैनल है। देखते हैं कि कितनी जल्दी आप इस परिवार को 50 के पहुंचाते हैं। आशा तो यही है, आप सभी, मुझे पता है कि आप सभी जैसे ही आपका एग्ज़ाम 8 तारीख को समाप्त होगा उससे पहले पहले आप लोग 50 के पहुंचा दोगे, क्योंकि 44,000 लोग क्या 6,000 लोगों को भी नहीं जोड़ सकते? ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बहुत अच्छे से आप लोग 6,000 लोगों को तो बिल्कुल, अगर आप चाहो तो बस इस मंथ के लास्ट तक ही आप लोग जोड़ सकते हो। तो 50 के का परिवार एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार हो जाएगा तो बेहतर होगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो वीडियो को सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।